हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और स्वागत है आप सबका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस नए लेक्चर में। तो हम आज देखेंगे कि जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है, मीन्स कि जो अंग्रेज और मराठा के बीच जो युद्ध होता है, उसके क्या कारण होते हैं और उसके क्या क्या परिणाम सामने आते हैं, राइट। तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोला जाता है, उसका हम स्थापना और विस्तार देख रहे हैं। इस कड़ी में हम देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विजय का कारण क्या क्या होता है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सैनिक कारण, ये सब सारे कारण देख चुके हैं। आंग्ल कर्नाटका युद्ध हम देख चुके हैं, राइट। एंड देन आज हम देखेंगे जो हमारा आंग्ल मराठा युद्ध है, राइट, वो हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे यहाँ पे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, राइट। हम देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर 82 के बीच होता है, वो हम देखेंगे, राइट। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे 1803 से 1805 के बीच होता है, राइट। देन हम देखेंगे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, राइट। तो हम देखते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या है। ऑलमोस्ट जो कारण है सारा सेम ही दिखाई देगा आपको। इसमें क्या होता है कि आंग्ल मराठा युद्ध का जो कारण होता है, इसमें पेशवा के पद के लिए मराठा में बहुत मतभेद होते रहता है, राइट। कहीं ना कहीं जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखोगे जब आप लेक्चर सुनते हैं तो इसमें आपको पता लगता है कि जो भी युद्ध हो रहे हैं, जिसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसकी विजय हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या कारण है, कोई जो इंटरनल कला है, जो इंटरनल डिस्प्यूट है, वही एक बहुत बड़ा कारण बन के आ रहा है। तो कारण क्या है आंग्ल मराठा में क्या होता है, जो पेशवा होता है वहाँ पे जो अलग अलग तरह के पेशवा होते हैं, जैसे रघुनाथ होता है, राइट, नारायण राव होता है। इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलता है जो पेशवा के पद के लिए, राइट। जो रघुनाथ राव चाचा होता है और नारायण राव उसका भतीजा होता है, राइट। इसके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष शुरू हो जाता है कि यहाँ का जो पेशवा है, यहाँ का जो राजा है, वो कौन बने, राइट। तो इसी बीच में क्या होता है कि जो रघुनाथ राव होता है, जो चाचा होता है, और नारायण राव उसका भतीजा होता है, बीच बहुत ज़्यादा संघर्ष शुरू हो जाता है पेशवा बनने के लिए, ठीक है। और माधव राव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। तो इसके बाद ये सब सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट होने शुरू हो जाते हैं, तो काफ़ी सारी परेशानियाँ शुरू हो जाता है। पेशवा का पद प्राप्त करने में असफल होने पर रघुनाथ राव क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सूरत की संधि कर लेती है। अब देखो यहाँ पे एक और बड़ा, अगर आपने मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपने पेशवा का पद नहीं दिया, राइट, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके वहाँ पे सूरत की संधि कर ली 1775 में। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ा बवंडर होके उभरेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तो इस चीज़ में हम देखते हैं सूरत की संधि में वो क्या करते हैं। सूरत की संधि में क्या करता है, जो साल्टेट होता है और साल्टेट और बेसिन का जो क्षेत्र होता है, राइट, वो क्या होता है, सूरत और बाराइच के जिले से होते हैं, राजस्व हिस्से के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। जो सूरत की संधि होती है उसमें क्या होता है, सूरत और जो बाराइच जिला है और राजस्व के लिए वो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इतने सारे राजस्व वसूली के लिए क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करार कर लिया जाता है और इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनको 25,000 का 25,000 सैनिक भी दिया जाता ताकि संरक्षण हो सके, किसके लिए, अपने भतीजे से बचने के लिए। तो ये देखो इसका फ़ायदा कोई ना कोई तो लेगा ही फ्रेंड्स, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा एक ओवरऑल हम एक समझ विकसित करने की कोशिश करें, तो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारे इंटरनल जो भारत की आंतरिक पॉलिसी थी, जो भारत में भाई भतीजेवाद की, जो भारत में जो अंदर में कह सकते हो कि सिंहासन लेने का जो सपना दिखाई दे रहा था एक दूसरे में, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज को आगे बढ़ाने में काम कर रहे थे, राइट। उसके बाद क्या होता है, 1777 में नाना फडणवीस द्वारा क्या होता है, फ्रांसीसी को पश्चिमी तट में मंजूरी दे दिया जाता है। पहले क्या था, फ्रांसीसी जो था पश्चिमी तट में मंजूरी नहीं मिलती थी उसको किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन नाना फडणवीस जो होता है उनके द्वारा क्या होता है, पश्चिमी जो तट होता है, वेस्टर्न घाट होती है, वहाँ पर क्या होता है, जो फ्रांसीसी होता है उसको भी व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या अगर फ्रांसीसी भी यहाँ से तैयार होने शुरू हो जाते हैं, इनके साथ अच्छा रिलेशन होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको अखरता है और वो चाहता है कि किसी तरह ये इसको बाहर यहाँ से निकाले, राइट। इसी बीच में क्या होता है,
पुणे में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है वो सिंधिया के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, राइट। पुणे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया के बीच संघर्ष हो जाता है और इसका रिजल्ट होता है 1779 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आत्मसमर्पण बड़गांव की संधि, राइट, जिसमें बॉम्बे वापस कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया के बीच संघर्ष स्टार्ट हो जाता है इसी बीच, राइट, 1779 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है और जो बड़गांव की संधि होता है उसमें बॉम्बे वापस कर दिया जाता है सिंधिया को, राइट। तो ये सब चीज़ें देखो, इतना स्ट्रॉन्ग पावर होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी अगर अपने आपस में मतभेद नहीं होता तो आज भारत की स्थिति ही कुछ और होती और हमारा जो विश्व मानचित्र पे भारत का जो दबदबा है एक अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, राइट। इसके बीच कन्फ्लिक्ट क्या क्या थी? बंगाल का गवर्नर जनरल जो था जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग था इस संधि को रद्द करना चाहते थे, राइट, जो बॉम्बे की संधि थी उसको रद्द करना चाहते थे, लेकिन गोडार्ड द्वारा फरवरी 1789 में क्या होता है अहमदाबाद और 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया जाता है। मीन्स देखो ये क्या होता है, बॉम्बे वापस किया जाता है एक साइड से, जो जब अंग्रेज को हराया जाता है तो उसमें क्या होता है एक आत्मसम्मान लड़ने की, जो आत्मविश्वास पाने की जो एक तमन्ना होती है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। वो सोचते हैं कि अंग्रेज इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी जो ये छिटफुट की जो सरकारें भारत में चल रही है वो किस तरह से हरा रहे हैं। तो इसी बीच जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग होता है वो इस संधि को रद्द करते हैं और गोडार्ड द्वारा फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और 1780 में क्या होता है बेसिन पर कब्जा कर लिया जाता है। फाइनली क्या होता है 1781 में ईस्ट इंडिया वर्सेस सिंधिया जो होती है कैमे में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिंधिया को पराजित कर दिया जाता है, राइट, और सालवाई की संधि होती है। सालवाई की संधि में क्या होता है सिंधिया वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इसका आउटकम की अगर हम बात करें तो जो युवा माधवराव पेशवा है उसको मान्यता प्राप्त किया जाता है, रघुनाथ राव को पेंशन दे के भेज दिया जाता है और सिंधिया का जो क्षेत्र है वो वापस लौटा दिया है। तो सालवाई की संधि आप याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये सब टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन बनने का, राइट। तो सालवाई की संधि जो कि सिंधिया वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, इसमें युवा माधवराव पेशवा जो होता है उसको मान्यता दे दिया जाता है, राइट, और जो सिंधिया का क्षेत्र होता है वो वापस लौटा दिया जाता है और रघुनाथ राव को पेंशन देकर भगा दिया जाता है, राइट। देन हम इसका महत्व देखें, जो सालवाई की संधि होती है इसका महत्व की हम बात करते हैं, इसमें हैदर अली को अलग थलग करने एवं साल्टेट हासिल होता है। हैदर अली को इसमें क्या होता है अलग थलग कर देता है, राइट। ईस्ट इंडिया की प्रतिष्ठा बच गई जो कि विलय ठीक है वित्तीय हानि जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। ईस्ट इंडिया की प्रतिष्ठा इसमें क्या होती है सालवाई की संधि के द्वारा देखो किस तरह से मिला जुला इन्होंने एक सेटिंग तैयार किया है। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा भी बच जाती कहा जा सकता है और वित्तीय हानि काफ़ी अधिक होती है। मराठों की मुक्ति का पत्ता जो शक्ति होता है, मराठा कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी पता चल जाता है जब ये युद्ध होता है, मराठा के साथ युद्ध होती है। तो राइट 20 वर्ष तक शांतिपूर्ण सौहार्द बना रहता है, कोई लड़ाई नहीं होती और आगे जाकर शुरू होता है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 के बीच युद्ध शुरू होता है। इसमें मराठा वर्सेस वेलिजिली होता है। कारण क्या हो क्या कारण की अगर हम बात करते तो वही सिंपल कारण आंतरिक कारण होता है। फ्रांसीसियों को रोकने के लिए प्राथमिक रूप से ये जो युद्ध होता है, जो फ्रांसीसी हमने बात किया जो पिछले वो वेस्टर्न घाट में जो नाना फडणवीस के द्वारा उनको दिया जाता है कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को पता होता है कि अगर हमें एक भारत विजय की ओर बढ़ना है तो हमें अकेला यहाँ पे रहना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि फ्रांसीसियों को हटाने के लिए वहाँ पे युद्ध ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये भी कहीं ना कहीं अग्रसर होती है। जो पेशवा बाजीराव होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा 1802 में बेसिन की संधि अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई दे रहा होता है, राइट। इस बीच में क्या होता है जो विभिन्न संधियां होती है, इसमें सरजी और जुगाना अर्जुन गांव की संधि होती है जो सितंबर 1803 में होती है। सिंधिया वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के देव गांव की संधि होती है दिसंबर 1803 में भोसले वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में होलकर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, राइट। तो ये बात रहा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, जिसमें जो मेन कारण था फ्रांसीसियों को भारत से निकालना, राइट। आगे हम देखते हैं तीसरा
तीसरा तीसरा युद्ध होता है आंग्ल आंग्ल कर्नाटका का तीसरा युद्ध होता है 1817 से 1900 के बीच में। इसमें क्या होता है, पेशवा, सिंधिया, भोसले, मराठा में ये तीनों मिलकर लॉर्ड हेस्टिंग के साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिसमें क्या होता है, पेशवा बाजीराव को फाइनली स्थानांतरित कर दिया जाता है कानपुर बिठौर जिले में, राइट। इसमें क्या होता है, अंतिम और निर्णायक युद्ध होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मराठा को विभिन्न जगहों पर पराजित किया जाता है, राइट। जिसमें हम बात करें पेशवा में किरकी, राइट, भोसले को सीतावड़ी में और होलकर को महिदपुर में। तो ये सब सारी देखो किस तरह से एक सिंपल से एक आंतरिक, अगर थोड़े से ये तीनों पेशवा अपने अपने बीच थोड़ा सा एक संयम बना के रखते, एक मन मुटाव की भावना नहीं रहती, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मजाल नहीं थी कि भारत के ऊपर वो अपना आधिपत्य जमा कर सके। तो यही एक बहुत बड़ा कारण के रूप में देखा जाता है कि और आज इसको हम आज से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह से आज देखो एक परिवार में अगर कला हो जाती है, अगर एक परिवार में दो बेटे हैं और दोनों ने अपने अपनी जिद ठान लिया, एक बैलेंस बना के नहीं चले, तो उसमें काफ़ी सारी परेशानियां संभव हो सकती है और हो ही रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारत में शुरू से देखा जा रहा है, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बात कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मराठा को विभिन्न जगहों पर हराया जाता है, जैसे अगर हम बात करें पेशवा को किरकी में, भोसले को सीतावड़ी में और होलकर को महिदपुर में, जिसमें क्या होता है, हराने के बाद कठोर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग शर्त डाल दिया जाता है। इसी बीच सिंधिया जो होता है, ग्वालियर की संधि के द्वारा 1817 में सिंधिया वर्सेस कंपनी, और मंदसौर की जो संधि होता है 1818 में होलकर वर्सेस कंपनी के बीच, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलता है, राइट। आगे हम देखते हैं मराठा के पराजय के कारण क्या होता है। मराठा के पराजय के कारण तो हम देखें तो छत्रपति शिवाजी मराठा शक्ति की स्थापना और बालाजी विश्वनाथ बाजीराव के समय मराठा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी उन्नति हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुगलों के अंत के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि कोई भी अन्य शक्ति भारत के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आएगी। परंतु क्या हुआ, अचानक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की विस्तारवादी नीति का शिकार मराठा शक्ति की भी बनी, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें कारण देखा जा सकता है। इसमें क्या था, परस्पर विश्वास का अभाव था, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ रही थी, दोषपूर्ण आर्थिक संगठन और आर्थिक विषमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जैसे ठोस अर्थनीति का अभाव था, इसके बीच जो था कोई ठोस अर्थनीति नहीं था, कृषि भूमि की कमी थी, और चौथ पर निर्भर होता है। कृषि भूमि की कमी कैसे थी, अगर हम बात करें तो मराठा पहाड़ी इलाकों में रहते थे, राइट। वहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर लैंड की कमी था, तो मराठा का जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं था अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, उस पर चौथ वसूल करके और ये क्या करते थे कि अपना काम चलाते थे। मतलब मीन्स कि आप देख रहे हो कि आत्मनिर्भर नहीं था ये, जिसकी बात हम आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण क्या था, उस समय भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूसरे को कुट मार के वहाँ से पैसे लेना, चौथ वसूल करके अपने राज्य को कब तक चला सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो दोषपूर्ण आर्थिक संगठन था, ठोस आर्थिक नीति का अभाव था, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी, कृषि भूमि नहीं था, राइट, चौथ पर निर्भर रहता था, पड़ोसी राज्यों के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं क्या चीज़ था, ये सब सारी चीज़ देखने को मिलता है। जो विकेंद्रीकरण की नीति थी वो भी कहीं ना कहीं मराठे के हार का कारण बना, जिसमें शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जागीर प्रथा का पुनः प्रारंभ। जागीर प्रथा के क्या होता है, उसकी जागीर उसी को ट्रांसफर हो जाना, इस तरह की चीज़ें जो जागीर प्रथा प्रारंभ हो गई। इसमें अहल्याबाई, बुकोजी, माधव जी, नाना फडणवीस योग मराठा के रूप में देखा जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात पेशवा बाजीराव 2 आता है, जो कि दौलत राव, यशवंत होलकर आदि स्वार्थी और दूरदर्शी नेता का कमान संभालता है। तो ये सब सारी चीज़ें देखो, एक तो क्या होता है, सिक्के के 2 पहलू में एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो दूसरी पहलू है वो बहुत ही कमज़ोर है, उसमें आंतरिक कलह है। वो चाहता है कि हमारा राज्य जो है सो उसको चलाने के लिए हम दूसरे पार्षद रहे, दूसरे से पैसे लूट मार के लाए और हम अपने राज्य को चलाए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो दिखाई देगा आपके एक सिस्टम में, तो आपका सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, राइट। आगे जो इसका सैनिक संगठन था, उसमें क्या था, जो उग्र राष्ट्रीयता का अभाव था, उनको एकता नहीं थी, राष्ट्रीयता का अभाव नहीं था कि ये हमारा मराठा है तो हम इसको प्रोटेक्ट करें, राइट। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभाव था। तो भारत विजय में कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की ये सहायता करती है। आत्मनिर्भरता का अभाव, निर्भरता का अभाव जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, योग्य नेतृत्व भी नहीं था, जिसका हम ऑलरेडी ये सब सारे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। उच्च आदर्श
अथवा हिंदू अथवा मुस्लिम सभी को दबाने की प्रवृत्ति मराठे में सबसे ज़्यादा थी। मतलब वो किसी भी कास्ट या हिंदू मुस्लिम किसी को भी जल्दी से जल्दी दबाने की जो उसकी चेष्टा होती थी वो सबसे बड़ा कारण था, जिसके चलते क्या होता था, इसकी सहायता कोई करने के लिए तैयार नहीं होते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की श्रेष्ठता का जो सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था थी वो भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो उसमें इसकी हार ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और मराठा का हार होती है। तो ओके, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। धन्यवाद।